हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवीएस पीजीटी फिजिक्स 2023 का डिटेल सॉल्यूशन। ठीक, इससे प्रीवियस जो वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 157 टू 161। ठीक, तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 162 टू 166। ठीक, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 162 है। तो क्वेश्चन नंबर 162 is that two conservative forces F1 and F2 are act simultaneously on an object of mass m। ठीक हो गया। कंजर्वेटिव फोर्स दो हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर एक साथ लग रहे हैं। द वर्क डन बाय देम ओवर द क्लोज्ड पाथ आर गिवन बिलो। ठीक है, ये वर्क डन है इस तरीके से। W1 और W2 दिया है। विच ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन W1 एंड W2, कौन सा करेक्ट है कह रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। कंजर्वेटिव फोर्स से हर बार कुछ ना कुछ एग्जाम में आता ही है। तो देखो, कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें, यहाँ जो हमारे पास क्या होता है, ये जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, दोज इन विच, ठीक है, दोज फोर्सेस इन विच वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है, वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। ठीक है, पाथ फॉलोड, पाथ फॉलोड, बट डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, जिसमें जो वर्क डन होता है, वर्क डन क्या होगा, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है। चाहे आप किसी भी रास्ते से चले जाओ, वर्क डन क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि बिकॉज जो वर्क डन होता है सिर्फ और सिर्फ किस में डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पर ही डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। ठीक, और हमेशा जैसे कभी कभी एग्जाम्पल भी पूछ देता है वो। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से होगा, देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। ठीक, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। और स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स हो गया। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये दीज आर, ठीक, दीज आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। इसमें जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो कभी कभी इसका एग्जाम्पल भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल भी ध्यान में रखने हैं। ठीक, नाउ अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, देखो इंटीग्रेशन में एक सर्कल का साइन लगा है, इसका मतलब क्लोज्ड पाथ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, देखो, सेकंड प्रॉपर्टी नेक्स्ट कंजर्वेटिव की फोर्स से क्या होता है, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन ओवर अ कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट ट्रिप इज ऑलवेज जीरो। ठीक है ना, ऑलवेज जीरो। ठीक है, अगर फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है, फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो टोटल वर्क डन क्या होगा, वो जीरो होता है। अगर क्या है, फोर्स का नेचर कंजर्वेटिव होगा तो एक कंप्लीट के लिए क्या होगा, जो वर्क डन होगा ट्रिप के लिए क्या होगा, हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन को देखेंगे तो क्वेश्चन में क्योंकि मेंशन है, क्वेश्चन में मेंशन है कि फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, तो डेफिनेटली दे आर सेटिस्फाई दीज टू कंडीशन। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, फर्स्ट तो हो नहीं सकता है, सेकंड, ये थर्ड भी नहीं हो सकता है, फोर्थ भी नहीं हो सकता है। तो सेकंड क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो वर्क डन है, जो वर्क डन दोनों पाथ से क्या आएगा, सेम आएगा। और अगर ये क्लोज्ड है, अगर क्या है, क्लोज्ड साइकिल में होगा तो वर्क डन क्या होगा, जीरो आएगा, बिकॉज फोर्स कैसे हैं, कंजर्वेटिव है। क्लियर। तो ये जो इस क्वेश्चन नंबर 162 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, वो टू करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं, तो इन एग्जाम्पल को भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल को भी क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 163। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 163, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना? तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? जैसे लीनियर मोमेंटम होता है P इक्वल टू एम वी, सिमिलरली क्या होता है रोटेशनल फिजिक्स में जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसे L से रिप्रेजेंट करते हैं। L इक्वल टू क्या होता है R क्रॉस P होता है। क्या होता है? L इक्वल टू R क्रॉस P। और L इक्वल टू हम ऐसा भी लिख सकते हैं R क्रॉस एम वी। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम आर क्रॉस एम वी भी लिख सकते हैं, क्योंकि पी की वैल्यू क्या होता है पी इक्वल टू एम वी होता है। ठीक है। और हम इसे क्या लिख सकते हैं आर पी साइन थीटा लिख सकते हैं, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड पी वेक्टर। ठीक है, आर एंड पी वेक्टर। तो अब वन बाय वन ऑप्शन चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम है इट्स वैल्यू ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखो, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमेशा जीरो नहीं हो सकती है। कब कब जीरो होगी? जब या तो थीटा जीरो होगा, या जब थीटा क्या होगा 180 होगा। ठीक है, तभी क्या होगा साइन जीरो और साइन 180 क्या होता है जीरो होगा। एट दैट टाइम ही क्या हो सकता है एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू जीरो हो सकती है। ओके। तो इसका मीन्स क्या हुआ, फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है। और हमसे क्या पूछ रहा है? करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। इट्स वैल्यू ऑलवेज नॉन जीरो। ठीक है, हमेशा नॉन जीरो भी नहीं हो सकती है, क्योंकि देखो जब एंगल जीरो और 180 होगा तो एट द टाइम जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक। इट्स वैल्यू इज जीरो ओनली ड्यूरिंग वंस जनरी, जरूरी भी नहीं है एक ही बार। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही बार जीरो हो, तो दो बार भी हो सकती है। जब जीरो और 180 हो तब भी एंगुलर मोमेंटम की क्या हो सकती है? वैल्यू जीरो हो सकती है। तो थर्ड भी इसका क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो अब लास्ट ऑप्शन बचा, उसको देखते हैं। इट्स वैल्यू इज जीरो। ठीक है, इफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द ऑब्जेक्ट पासेस थ्रू द ओरिजिन। बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर देखो, अगर ये जो है, जो एंगुलर मोमेंटम अगर इसी एक्सिस से अगर पास होगा, तो जो आर होता है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि जो ये एंगुलर मोमेंटम में आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर जो ऑब्जेक्ट है, ट्रेजेक्ट्री है, उसी एक्सिस से पास हो रही होगी, तो दैट मीन्स इन दिस केस जो होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो तो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एट दैट केस क्या हो जाएगा? जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4 होगा। जब क्या होगा पार्टिकल अपनी एक्सिस से ही पास करेगा, तो उस पार्टिकल का गिवन एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा? जीरो होगा, बिकॉज इन दिस केस the perpendicular distance from the axis of rotation will becomes zero. Clear? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, रोटेशन फिजिक्स से रिलेटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164, अ कॉर्ड ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और ये भी रोटेशन फिजिक्स से आया है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास, एक कॉर्ड है इसका नेग्लिजिबल मास, इज वाउंड ओवर द रिम ऑफ फ्लाईव्हील। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर रखा है, इसको वाउंड कर रखा है। ठीक, द मास एंड डायमीटर ऑफ द फ्लाईव्हील आर। ठीक है, मास हमको कितना दे रखा है? मास हमको 10 kg दिया है, और डायमीटर हमको कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर 20, तो 20 इंटू 10⁻⁻² इंटू मीटर। ठीक है, 20। और हमको तो रेडियस की रिक्वायरमेंट है, ये कितनी आ जाएगी? 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर की आ जाएगी, ये रेडियस आ जाएगी। ठीक, नाउ द कॉर्ड इज पुल्ड डाउन स्टेडली। स्टेडली मतलब किसी एक कांस्टेंट रेट से हम इसको नीचे की ओर पुल कर रहे हैं, फिगर में हमको शोन कर रखा है। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ फ्लाईव्हील? हमको अल्फा फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? अल्फा फाइंड आउट करना है। क्लियर? तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये जो हमारे पास इस तरीके से हमको सिचुएशन हमको यहाँ पर गिवन है। ठीक है, ये इस तरीके से ये रेडियस है, और यहाँ पर ए है, एक साइड से फिक्स है और दूसरे साइड से क्या कर रहा है, इस तरीके से हम इसको क्या कर रहे हैं? डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन से। तो अब होगा क्या एट दैट टाइम? क्या होगा इस पार्टिकल का इस ओरिजिन के अबाउट क्या होगा? ठीक है, जो एक क्या होगा रोटेशन कर रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा? टॉर्क होगा। टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे हम? हमारे पास टाउ क्या होता है? ठीक है, टाउ इक्वल टू क्या होता है? आर क्रॉस, ठीक है, आर क्रॉस एफ। टाउ क्या होता है? फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। अब देखो यहाँ फोर्स, ये देखो ये तो आर हो गया, ये भी आर हो जाएगा, और ये फोर्स ऐसे हो जाएगा। तो आर और एफ के बीच में जो एंगल, ये सॉरी एफ तो डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है,
एफ कैसे एक्ट हो रहा है, एफ एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। तो टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फोर्स को आगे पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है। टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम, फोर्स को हमने ऐसे ठक 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 ऐसे आगे बढ़ाया, और ऐसे ही क्या करा, इस टॉर्क को ऐसे पीछे भी बढ़ा दिया, ठीक है। और ये क्या आ गई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, जो कि यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ आर और एफ के बीच में जो एंगल होगा, ये आर हो गई और ये एफ हो गया, आर और एफ के बीच में जो एंगल होगा वो 90 होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर एफ साइन 90 एंगल बन गया, ठीक है। अब हमको एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन एंगुलर क्या एंगुलर एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ एफ इक्वल टू एम ए होता है। तो रोटेशन में एफ की जगह टाव आ जाता है, एम की जगह आई आ जाता है, और ए की जगह अल्फा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ मैं इस टाव को कैसे रिप्लेस कर देता हूँ, टाव इक्वल टू आई अल्फा। तो यहाँ से हमारे पास आई अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, आर एफ साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट करना है, ठीक, यहाँ से हमको क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू आर एफ अपॉन आई हो जाएगा, आर एफ अपॉन आई। और देखो ये जो फ्लाई व्हील है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, हाफ एम आर स्क्वायर होगा, ये भी ध्यान रखना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, आर आर एफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये टू ऊपर आ जाएगा, टू आर एफ। ये आर से कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही तरीके का आर बनाना है, इसको भी हम क्या करते हैं, कैपिटल आर बना देते हैं, ठीक है। सबको एक ही जैसा आर बनाना है, ठीक है, कंफ्यूजन, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो हमको, ठीक है ना। इसको भी हम स्मॉल आर से हम इसे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। एक ही तरीके का आर हमको यूज करना है, या तो कैपिटल या तो स्मॉल, ठीक है। ये क्या आ गया, स्मॉल आर हो जाएगा ये, ठीक, ये स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, स्मॉल आर और एम आर स्क्वायर, ठीक है। इससे क्या होगा, यहाँ से अगर टू आर एफ, ये टू ऊपर चले जाएगा, टू आर एफ अपॉन एम आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, टू एफ अपॉन एम आर हो जाएगा, टू एफ अपॉन कितना हो जाएगा, आर। अब देखो टू इंटू फोर्स कितना दिया है, 10 न्यूटन, और एम मास कितना दिया है इसमें, 10 kg, और रेडियस, ठीक है, डायमीटर 20, तो रेडियस कितनी होगी, 20/2, 10 × 10⁻²। तो ये कितना हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। 10 से अगर 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा 2 5 जा 10 हो जाएगा, ये आंसर हमारे पास आएगा। और ये 100 अपॉन ये 10⁻⁻² को ऊपर ले जाओ, 100/5, तो दैट मीन्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20। और ये जो अल्फा होगा 20 क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो अल्फा होता है इसकी यूनिट क्या होती है, तो ये आ गया हमारे पास अल्फा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से करना है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग, डिस्क, ठीक, ये सब का सब आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि कभी एक प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ मैच द फॉलोइंग भी एक बार आया हुआ है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशनल फिजिक्स का, ठीक। इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे हम, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 165। 165 रीजनिंग एंड असर्शन है, दो स्टेटमेंट दिए हैं हमको इसमें, एक असर्शन है और दूसरा उसका रीजन है। तो हम असर्शन को पढ़ते हैं, इफ़ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑर्गन पाइप विल इंक्रीज। तो देखो हम बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ते आते हैं, वी इक्वल टू क्या है, न्यू लैम्डा है। यहाँ से अगर हम न्यू की वैल्यू निकालेंगे तो वी वाई क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दैट मीन्स वी ऑब्जर्व दैट द फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, frequency is directly proportional to velocity। और we know that the RMS वैल्यू KTG में पढ़ा है हमने, RMS वैल्यू कितना होता है, 4 RT/, कितना होता है, m होता है, ठीक है। तो इस रिलेशन से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर,
ठीक है। तो देखो एक इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, 1 और 2 को ध्यान से देखो। जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो वेलोसिटी है वो टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, दैट मीन्स फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट क्या, कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है। तो अब देखो हम इसका असर्शन पढ़ते हैं। देखो पहला सेंटेंस तो बिल्कुल करेक्ट है, दैट जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये इस रिलेशन से, देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन देखते हैं। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्गन पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ साउंड। बिल्कुल सही है। देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड विथ इंक्रीज इन द इन एंड विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज इंक्रीज। तो ठीक है, ये भी देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा बताओ। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक। तो देखो अब जल्दीबाजी में क्या होता है, जल्दीबाजी में आंसर लगाने में बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देंगे इसका, क्योंकि इसके आंसर्स नीचे कोडिंग में दिए हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। तो जल्दीबाजी में क्या करेंगे, फर्स्ट को ऑप्शन नहीं लगाएंगे, ना थर्ड को लगाएंगे, ना फोर्थ को। क्यों, जिस ऑप्शन में ए होगा वही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो जो ए कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, वो है सेकंड ऑप्शन में प्रेजेंट है। ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा, वो सेकंड, क्योंकि सेकंड सेकंड में ए ऑप्शन प्रेजेंट है। ठीक है। तो जल्दीबाजी में क्या होता है, बहुत बार बहुत सारे बच्चे इसमें फर्स्ट समझ के बी भी लगा देते हैं। तो असर्शन बहुत अच्छे से समझना है, कोडिंग बहुत अच्छे से समझना है, जो कि ए ऑप्शन तो करेक्ट है, पर वो कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर 2 में प्रेजेंट है। क्लियर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 166। ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जनरली, ये इलेक्ट्रिसिटी से, किरचॉफ्स लॉ से है एक तरीके से। तो क्या कह रहा है, फॉर द गिवन सेगमेंट ऑफ ए सर्किट द मैच द फॉलोइंग। देखो यहाँ तुमको क्या, एक हमको फिगर दे रखा है, बोल रहा है कि जब करंट हमको दे रखी है, इसके क्रॉस हमको पोटेंशियल हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, इस सर्किट में क्या है, करंट बी टू ए फ्लो हो रही है। सपोज दैट ए का पोटेंशियल वी है और बी का पोटेंशियल कितना है, वी बी है। तो देखो ऑलवेज रिमेंबर दैट, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है। करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। तो देखो ए से चलना स्टार्ट करते हैं, ए का पोटेंशियल वी ए। अब देखो जैसे ही हम सामने से चल रहे थे, तो देखो प्लस प्लस आ गया है। ठीक है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, जब भी हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाते हैं तो पोटेंशियल का लॉस होता है। तो लॉस होने का मीन से क्या होगा, यहाँ पर माइनस साइन लगाऊंगा मैं और क्या लिखूंगा, 10 लिख दूंगा। ठीक है। अब देखो जैसे ही ये करंट क्या होगा, इस रेजिस्टेंस से पास होगी, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा V इक्वल टू आई आर। ठीक है। बिकॉज हम कैसे मूव कर रहे हैं, ए टू बी, और करंट कैसे फ्लो हो रही है, बी टू ए। तो हम दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, गेन होगा, पोटेंशियल में गेन होगा। तो गेन होगा तो V इंटू आई। तो क्या लिखूंगा, 2V इक्वल टू आई इंटू आर। तो आई तो आई हो जाएगी, और आर कितना हो जाएगा ये। अब हम कहाँ पहुंच गए, वी बी में पहुंच गए इक्वल टू। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, वी ए माइनस बी बी फाइंड आउट करना है। वी ए माइनस बी बी को ही हम क्या बोलते हैं, वी ए बी बोलते हैं। ठीक है। ये यहाँ प्लस है तो ये माइनस है, तो यहाँ प्लस चले जाएगा, ये 10, और ये यहाँ प्लस है तो ये 10 माइनस 2i आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, गेटिंग। अब हम इसमें 1 बाय 1 क्या करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को रखते हैं। ठीक है। जब i इक्वल टू क्या है, 5 एम्पियर है, तो जब i इक्वल टू 5 एम्पियर है तो वी ए बी कितना होगा बताओ, 10 माइनस 5 टू जा 10, ये आ गया 0 एम्पियर आ रहा है। ठीक। दूसरा चेक करते हैं। अब आई हमारे पास कितना है, 0 एम्पियर है। अगर आई 0 एम्पियर होगा तो वी ए बी कितना होगा, फिर ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो ये 10 एम्पियर आ जाएगा उस समय। ठीक है। और आई हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आई हमारे पास -5 एम्पियर है तो वी ए बी कितना आ जाएगा, अगर -5 है तो देखो 10 -2 और -5, तो 10 और 10 कितना आ जाएगा, ये 20 वोल्ट आ जाएगा। एम्पियर नहीं, वोल्ट, वोल्ट, और ये भी वोल्ट आ जाएगा। ठीक है। तो ए का ऑप्शन क्या है, 0 है।
ए का ऑप्शन, जो ए का करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? जीरो। ए का जो आंसर है वो क्या है? जीरो है। तो ए का क्या होगा? क्यू। ए का क्यू, ए का क्यू, बस आ गया। ए का क्या होगा? क्यू। और बी का क्या होगा? 10, मतलब पी, बी का होगा पी, ऐसे ही हम सीधे सीधे भी देख सकते हैं। और सी, सी का क्या होगा? 20, सी का होगा आर। ठीक है, तो ये वैसे भी अगर एक अगर आप आंसर निकाल लेते तो बाकी तो ये बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि ए का क्यू सिर्फ क्या है? ऑप्शन नंबर 2 में ही क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है इनके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें आने की बहुत बहुत क्या है? प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो डेफिनेटली उसको कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? मेंशन करेंगे। ठीक है, और ये सीरीज आपको क्या कितनी इफेक्टिव लग रही है उसको भी आप डेफिनेटली क्या करेंगे? अपने कमेंट बॉक्स में उसमें भी उसको भी आप कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अपना रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, ताकि मैं इस तरीके से और वीडियो भी आपके लिए बना सकूं। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।